हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 20 भाव पल्लवन कैसे करें। स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर का पार्ट 1 है, तो आइए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाव पल्लवन का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं भाव पल्लवन। हम अपने भाषा व्यवहार में कई सूत्र, वाक्य, सूक्तियाँ, कहावतें, लोकोक्तियाँ और आदि बोलते और सुनते रहते हैं। इन सूक्तियाँ और कहावतों में भाव या विचार गढ़े और एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। इन विचारों या भावों को समझने के लिए इनका विस्तार से विवेचन करना होता है। हम कुछ भी बोलते हैं उसमें भावनाएं होती है, राइट, ताकि उस सूत्र, सूक्ति या कहावत जो भी है उसमें छिपे गहरे अर्थ को स्पष्ट किया जा सके। हमारी कहावतें या लोकोक्तियाँ हमारे समाज के अनुभव को अपने में समेटे होती है। समाज के अनुभव को अपने में समेटे होती है। कुछ भी हम पढ़ते सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे अनुभव या कुछ ऐसा होता है, राइट। तो ये जो लोकोक्तियाँ हैं वस्तुतः पूरे समाज के विचारों का सार प्रस्तुत करती हैं। ओके, इसी प्रकार कई विचारक, विद्वान या फिर संत महात्मा ऐसे सूत्र, वाक्य प्रस्तुत करते हैं जिनमें वे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह जाते हैं। इसी बात को समझने और समझाने के लिए हमें सोचना भी पड़ता है और उसका विस्तार भी करना पड़ता है। इसी को भाव पल्लवन कहते हैं। ठीक है, तो भाव पल्लवन की यहाँ व्याख्या दी गई है कि क्या कि जो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहे जाते हैं और इस बात को समझने और समझाने के लिए हमें जो सोचना और विस्तार करना पड़ता है उसका, तो उसे क्या कहते हैं, भाव पल्लवन कहते हैं। वास्तव में भाषा व्यवहार में निपुण होने के लिए हमें भाव पल्लवन का अभ्यास करना आवश्यक है, जिससे हम ऐसी अभिव्यक्तियों में निहित भाव का इस प्रकार विस्तार करें कि सुनने वाले या पढ़ने वाले व्यक्ति को अपनी बात समझा सके। इसे विस्तावरण, भाव विस्तावरण या फिर पल्लवन आदि भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखो। फिर नीचे कुछ अंश दिए गए हैं। ठीक है, 5 अंश दिए गए हैं, जैसे कि स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, या फिर हिंसा बुरी चीज़ है पर दास्ता जो है वो उससे भी बुरी चीज़ है। तो ये सब क्या है कि ये सब वाक्य छोटे अवश्य है पर इसमें गहरा संदेश छुपा हुआ है, राइट। वो कुछ हमें संदेश दे रहे हैं, भले ही वो छोटे छोटे वाक्य हैं, तो इसीलिए ये सूत्र वाक्य कहलाते हैं। ओके, हम सूत्रोच्चार का उपयोग करते हैं, तो वही, तो इन सूत्र वाक्यों को समझाने के लिए इनका विश्लेषण करना होगा ताकि संदेश पूरी तरह समझ में आ सके। ओके, तो इन सूत्र वाक्य में छिपे भाव का विस्तार करने के लिए पहली आवश्यकता क्या होती है कि इसका पूरा ज्ञान हो, अर्थात इसका पूरा अर्थ हमें मालूम पड़े। अभी ये वाक्य तो लिख दिया लेकिन हमें इसका अर्थ ही पता नहीं होगा, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए, पूरा अर्थ। तो जैसे कि स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा लिखा है, तो इस उक्ति का भाव पल्लवन करने से हमें क्या मालूम होना चाहिए कि यह वाक्य किसने, कहाँ और किस संदर्भ में कहा था और इसकी भूमिका क्या है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमें इस वाक्य के रिलेटेड पता होने चाहिए कि इस किसने कहा था, कहाँ कहा था, किस संदर्भ में कहा था, यानी कि किस चीज़ के लिए कहा था ये। तो इस उक्ति का अर्थ देते हुए यह भी बताना चाहिए कि स्वाधीन होने का महत्व क्या है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कुछ नए होते हैं या फिर किसी के लिए नए होते हैं, किसी को नहीं पता होता इसका अर्थ, तो हमें तो पहले उसके अंदर आने वाले शब्दों के अर्थ को भी पता करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको स्वाधीन का अर्थ पता होना चाहिए। हम अपने अनुभव से यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि स्वाधीन होना किसी की दया पर आश्रित रहना नहीं है। स्वाधीन मतलब किसी की दया पर आश्रित रहना नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं है स्वाधीन। ओके, बल्कि प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। इसी प्रकार हिंसा बुरी चीज़ है पर दास्ता उससे भी बुरी चीज़ है। सेकंड हमने लास्ट वाला देखा। तो यहाँ या फिर जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना का पूरा मंतव्य या उसमें निहित अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। इसका भाव पल्लवन लिखते समय
हमें भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और साथ हमारा अनुभव भी गहरा और विस्तृत होना चाहिए। अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ के बारे में हम लिख रहे हैं कि उसका अर्थ क्या है, उसका विस्तार क्या है, ओके, तो अगर उसके बारे में हमें लिखना है तो सबसे पहले उसके बारे में हमें जानकारी होनी आवश्यक है। भाव पल्लवन का पूरा अर्थ समझने के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि कहावतों, सूक्तियाँ, लोकोक्तियाँ आदि में बहुत से भाव और विचार कूट कूट के भरे होते हैं। यह देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन उनके भाव गंभीर और बड़े ही अथाह होते हैं। वास्तव में इन छोटे वाक्यों या फिर लोकोक्तियों के मूल में समाज के अनुभव होते हैं। किसके? समाज के अनुभव इसमें छुपे होते हैं और उनमें विचारात्मक और भावात्मक प्रवाह होता है। ये एक प्रकार से गागर में सागर के समान होते हैं। भाव पल्लवन में हम गागर में भरे उस सागर को निकालकर उसका पूरा प्रवाह दिखाना चाहते हैं, जिससे दूसरों को यह पता चल सके कि उस सागर का असली रूप क्या है, उसमें कौन कौन से भाव रूपी मोती छिपे हुए हैं। यही भाव पल्लवन का लक्ष्य होता है। भाव पल्लवन यानी क्या हुआ कि छोटा सा वाक्य ज़रूर दिया है, लेकिन उसका डीप मीनिंग क्या है वो हमें दूसरों को बताना है। ओके, तो यही है भाव पल्लवन। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भाव पल्लवन में किसी गंभीर सूक्ति या फिर कहावत ऐसी छोटी सी व्याख्या की जाती है जिससे लेखक का आशय या मंतव्य जो है या फिर संदेश पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। फिर देखते हैं भाव पल्लवन और व्याख्या। तो अब आप जानते हैं कि भाव पल्लवन में किसी उक्ति, सूक्ति या फिर कहावत आदि में निहित भाव का विस्तार किया जाता है, किंतु इस विस्तार में छुपे हुए भाव को स्पष्ट करना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, न कि उस पर टीका या टिप्पणी करना, उसकी समीक्षा या आलोचना करना। हमें क्या करना है? सिर्फ उसका विस्तार करना है, उसको समझाना है। हमें अपने अभिप्राय उसमें नहीं डालने हैं। ओके, उदाहरण के लिए हमने लिया कि स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का भाव पल्लवन करते हुए हम ये नहीं कह सकते कि यह उक्त मान्य लोक तिलक के केवल अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी जाने वाली लड़ाई में कही थी, अब उसका कोई महत्व नहीं रहा। ओके, हमें सिर्फ क्या करना है? जो भी वाक्य दिया है उसका सिर्फ अर्थ समझाना है, उसी को भाव पल्लवन कहते हैं। हमें उसकी पूरी हिस्ट्री, उसके पीछे की बहुत सारी लंबी हिस्ट्री नहीं बतानी है और अब उसका कोई महत्व नहीं है या फिर जन्मसिद्ध अधिकार कहना उचित नहीं है, या जो लोग इस उक्ति को नहीं मानते वे देशद्रोही हैं। हमें अपने अभिप्राय उसमें नहीं डालने हैं। ओके, तो भाव पल्लवन में ये सभी बातें नहीं आएंगी, केवल इसमें निहित भाव को विस्तार से स्पष्ट किया जाएगा। किसी उक्ति की व्याख्या करते समय उसमें निहित भाव को विस्तार से स्पष्ट किया जाता है, उसमें टीका टिप्पणी या आलोचना करने की पूरी छूट होती है। ओके, किसी उक्ति की व्याख्या कर रहे हो तो उसमें निहित भाव को स्पष्ट किया जाता है और उसमें टीका टिप्पणी भी कर सकते हो। व्याख्या और भाव पल्लवन का अर्थ है। ओके, तो यहाँ पे इसमें भाव पल्लवन की सीमाएं नहीं होती हैं। इसमें किसी उक्ति या फिर सूत्र के पक्ष या विरोध में अपना मत प्रकट कर सकते हैं, उसके विभिन्न पक्षों पर, उसके गुणों पर चर्चा करते हुए ऐसे निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं जो उसमें निहित भाव के एकदम विपरीत भी हो सकते हैं। स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की व्याख्या करते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हर देश और धर्म के लोग ने लड़कर स्वाधीनता प्राप्त करी और लड़ते हुए भी अपनी स्वाधीनता की रक्षा की है। यदि ये लोग स्वाधीनता को जन्मसिद्ध अधिकार मानकर आश्वत बैठे रहते तो शीघ्र ही पराधीन हो जाते, क्योंकि दूसरों को अपने वश में करना मानवीय प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, तो व्याख्या करते समय हम उसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं। भाव पल्लवन में सिर्फ उसका अर्थ हम लिख सकते हैं। ओके, ये डिफरेंस है दोनों में, तो याद रखना। फिर व्याख्या में हम ये भी कह सकते हैं कि यद्यपि लोकमान्य तिलक ने यह उक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए कही थी, लेकिन अभी ये उक्ति
अन्य संदर्भों में भी कही जा सकती है। हम किसी और संदर्भ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त यह पराधीनता के समय जितनी उपादेय है उतनी स्वातंत्र्य के समय में भी है। इस प्रकार भाव पल्लवन करते समय उक्तियाँ सूक्तियाँ आदि में केंद्रीय भावों को स्पष्ट करने के लिए उसका विस्तार किया जाता है, जबकि व्याख्या में विस्तार से विवेचन के साथ साथ टीका टिप्पणी या फिर आलोचना भी की जाती है। व्याख्या में संदर्भों का उल्लेख भी किया जाता है और उदाहरण भी दिए जाते हैं, जबकि भाव पल्लवन में ये छूट नहीं होती है। ओके, समझ गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि भाव पल्लवन और भावार्थ। इसे समझते हैं कि भाव पल्लवन के बारे में ऊपर पढ़ चुकने के बाद आप उसके स्वरूप से कुछ परिचित हो चुके होंगे, यानी कि आपको अभी समझ में आ गया कि भाव पल्लवन करते कैसे हैं और किसे कहते हैं। भाव पल्लवन और भावार्थ में भी काफ़ी अंतर है। क्या अंतर है? तो भावार्थ में भाव विस्तार की एक सीमा होती है, जबकि भाव पल्लवन में कोई सीमा नहीं होती। पिछले वाले में क्या था? भाव पल्लवन में सीमा होती है, व्याख्या की कोई सीमा नहीं होती। यहाँ पे क्या है? भावार्थ की सीमा होती है, भाव पल्लवन की सीमा नहीं होती। भावार्थ में किसी भी उक्ति या सूक्ति के केंद्रीय भाव को संपेक्ष में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मूल भाव को व्यक्त करना होता है और उसे विस्तार देना नहीं होता है। भाव पल्लवन में सूत्र, वाक्य या फिर सूक्ति का विवेचन तब तक किया जाता है जब तक लेखक का मूल मंतव्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाता। ओके, उसे कई अनुच्छेदों में लिखा जा सकता है। भावार्थ में सूक्ति का मूल अर्थ देने की अपेक्षा की जाती है। भावार्थ में वो क्या कहना चाहता है वो शॉर्ट में लिख दो, भाव पल्लवन को उसमें थोड़ा डीप में लिखता है जब तक आप उसकी जड़ तक ना पहुंच जाओ। समझ गए? तो भावार्थ में केवल मूल भावों को लिया जाता है, जबकि भाव पल्लवन में क्या होता है? मूल और गौण दोनों भावों को लिया जाता है। इस प्रकार भावार्थ जो है वो सीमित शब्दों में और केंद्रीय भाव को स्पष्ट करता है, ये याद रखो। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि भाव पल्लवन, संक्षेपण और निबंध क्या है इनमें। तो भाव पल्लवन संक्षेपण का एक प्रकार से विलोम है। संक्षेपण का अर्थ होता है कि संक्षिप्त या फिर छोटा रूप। ओके, छोटा रूप या फिर संक्षिप्त। तो इसमें विस्तृत विषय को संक्षिप्त में दिया जाता है। भाव पल्लवन का अर्थ होता है विस्तृत या बड़ा रूप। भाव पल्लवन या का मीनिंग क्या है? विस्तृत में हमें उसे लिखना है, जो कुछ भी लिया गया है उसको विस्तृत में लिखना है। और संक्षिप्त का क्या अर्थ होता है? छोटा रूप। ओके, तो इसमें किसी उक्ति या विचार सूत्र का विस्तार से विवेचन किया जाता है भाव पल्लवन में, और संक्षेपण जो है वो किसी बड़ी रचना के मूलभूत अर्थ या फिर केंद्रीय भाव को पकड़ने की कोशिश करता है। इसके विपरीत भाव पल्लवन मूल अर्थ या फिर केंद्रीय भाव को विस्तार से समझाने का प्रयत्न करता है। भाव पल्लवन के बारे में पढ़ने के बाद आपने यह अनुमान लगाया होगा कि भाव पल्लवन तो एक छोटा सा निबंध है, छोटा सा निबंध बोल सकते हैं भाव पल्लवन को। यह सही है कि भाव पल्लवन एक प्रकार का लघु निबंध होता है, लघु यानी कि छोटा, किंतु इस पर निबंध के नियम पूरी तरह लागू नहीं होते। निबंध के नियम इस पर पूरी तरह लागू नहीं होते, लघु नियम बोल सकते हैं। निबंधों के विषय की सीमा नहीं होती, जबकि भाव पल्लवन के अंतर्गत सभी प्रकार के विषय नहीं आते। सभी प्रकार के विषय इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। निबंध में उदाहरण होते हैं, दृष्टांत होते हैं, प्रसंग भी हम होते हैं, आदि बहुल प्रयोग हो सकता है। निबंध में बहुत कुछ हो सकता है ना, जबकि भाव पल्लवन में बहुत कम होता है यूज। तो इस प्रकार भाव पल्लवन को निबंध नहीं कहा जा सकता। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसमें हम आगे भाव पल्लवन को आगे समझेंगे। बाय बाय।